स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज फन मूवीज़ में हम बात करेंगे इयॉन फ्लक्स की। तो इयॉन फ्लक्स एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी बहुत ही पेचीदा है। तो मैं आपको पहले कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको ये फन मूवी देखनी चाहिए। सबसे पहले इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो इतनी सुंदर और उन्होंने जो एक्टिंग की है, आपको देखने में उनको मज़ा आ जाएगा। और ना सिर्फ मज़ा उनको देखने में आएगा, आपको उनका एक्शन देखकर भी मज़ा आएगा, जिस तरह से वो एक्शन करती हैं। और इस मूवी में क्योंकि ये फ्यूचर में सेटिंग होती है, इसकी आज से 400-500 साल बाद ये मूवी टेक प्लेस करती है। इसमें जिस तरह का यूनिक एक्शन बताया गया है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऐसे कुछ सीन्स हैं, बहुत यूनिक सीन्स हैं। जैसे पैलेस का एक सीन है जहाँ पर पैलेस की सिक्योरिटी को, हाईटेक सिक्योरिटी को क्रॉस कर कर वो अंदर आने की कोशिश करती हैं हमारी मेन कैरेक्टर। तो वो जो पूरा सीन है, मैंने उस तरह का एंट्री सीन मैंने अभी तक नहीं देखा है। बहुत ही मज़ेदार। और मूवी की जो स्टोरी है वो ज़रा थॉट प्रोवोकिंग है, और पहली बार में ही उसको पूरी तरह समझ लेना थोड़ा मुश्किल है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं इसे क्लासिक में नहीं रख सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ इसके एक्शन सीन्स देखें तो क्लासिक मूवी है ये बेसिकली। स्टोरी को हटा दें तो एक्शन और इसका जो एस्थेटिक है, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड उन्होंने बनाया है, जो इसका म्यूज़िक है, बहुत ही मज़ेदार है। स्टोरी में क्या प्रॉब्लम्स है, आइए हम बात करते हैं। तो इस मूवी की जो स्टोरी है ये ऐसे लिखी गई थी कि इस पर एक कार्टून सीरीज़ बनी थी, और इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस बहुत थी लोगों को लगा कि जो कार्टून सीरीज़ में जितना अच्छा डेप्थ में और जिस तरह से स्टोरी बताई गई है, तो उस तरह से मूवी में भी देखने मिलेगी। लेकिन मूवी डेढ़ आई थिंक 2 घंटे से थोड़ी छोटी है मूवी है, और उसमें वो कितना ही डिटेल बता लेंगे। देखिए, एक सीरीज़ से अगर आप कन्वर्ट कर मूवी बनाएंगे तो बहुत डिटेल लॉस होगी, और क्योंकि इतनी पेचीदा साईफाई कहानी है, इसीलिए इसको पूरी तरह से मूवी में बताना भी मुश्किल है, क्योंकि कहानी ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया आपको मूवी क्यों देखनी चाहिए, क्या आपको मज़ा आएगा, किस तरह के इसमें शानदार एक्शन सीन्स हैं जो आपको कहीं भी दूसरी मूवीज़ में देखने नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं मूवी की कहानी की। तो बेसिक कहानी ये होती है कि जो हमारी मुख्य किरदार हैं वो एक रेजिस्टेंस का हिस्सा होती हैं। फ्यूचर में आज से 400-500 साल बाद दुनिया में एक ही शहर बचा है। आपको थोड़ा सा लग रहा है कल्कि की वाइब आ रही है, तो आइए बात करते हैं। और वहाँ पर हो ये रहा है कि लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और या कभी उनकी हत्या हो जाती है, तो उनकी बॉडी जो है वो सरकार रख लेती है। हमेशा सरकार वहाँ से बॉडी लेकर चली जाती है। और ये जो फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है, यहाँ पर सभी लोग आम से काम करते हैं, जैसे झाड़ काटना है या झाड़ों की देखभाल हो, या बेसिक काम करते हैं, या पुलिस में काम करते हैं, प्रशासन में काम करते हैं। बहुत कोई पेचीदा यहाँ पर वो नहीं होता। ऑलरेडी जो भी टेक्नोलॉजी बनानी होती है, जो भी घर के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। कोई नया जॉब, न्यू डिस्कवरी वाला जॉब कुछ होता नहीं है, और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई दूसरा देश तो होता नहीं है, किसी से उनकी जंग भी नहीं होती। बस सिक्योरिटी वाले ही होते हैं उस पूरी सिटी में। ये जो पूरी सिटी होती है, ये एक डोम के अंदर यानी गुम्बद के अंदर होती है, और ये पूरी सिटी के आसपास बहुत लंबे और ऊंचे दीवार होते हैं, जो कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। 400-500 साल पहले हुआ यह था कि अचानक किसी बीमारी की वजह से सारे इंसान मरने लगे थे, और जो बच गए उन्होंने ये सिटी बनाई, और इसके वातावरण को इस तरह से सिक्योर किया, ये गुंबद बनाकर इस तरह से इसमें हवा को और वातावरण को सिक्योर किया कि बाहर का कोई कीटाणु यहाँ पर आ नहीं सकता, और यहाँ से कुछ बाहर जा नहीं सकता। और इस शहर की जो हवा है वो इस शहर में ही घूमती रहती है, उनके पास वो पूरी टेक्नोलॉजी होती है कि वो बाहर से कीटाणु आने ना दें। तो इतना ख्याल रखकर इस सोसाइटी को चलाया जा रहा है। और वहाँ पर ये जो हमारी मुख्य किरदार है वो ये जानना चाहती हैं कि इतना सब कुछ इतने टेक्नोलॉजी के साथ और इतने ख्याल से बनाया जा रहा है, और जो राजा है और उनके जो सारे वंशज हैं वो सभी साइंटिस्ट हैं। जो उनके पूर्वज है, पूर्वज और उनके जो सारी उनके पूर्वज है वो सभी साइंटिस्ट थे। और वो 400 साल से उनका दावा ये होता है कि एज ए राजा, हम एज ए साइंटिस्ट हम काम कर रहे हैं ताकि एक दिन हम दुनिया में कीटाणु ख़त्म कर सकें, और इस शहर से हम बाहर निकल सकें और देख सकें कि शहर के बाहर क्या हो रहा है, और क्या कोई बचा है तो उसकी मदद कर सकें, या हम बेसिकली इंसानियत को वापस पूरी धरती पर फैला सकें। अभी तो वो एक ही शहर में सिमट कर रह गए हैं सभी के सभी। और वो ये जानना चाहती हैं कि इसके क्या राज है, क्यों लोग गायब हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे क्या छुपा रही है। हाँ, और ऐसा शहर जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इतनी बेरहमी से लोगों की हत्याएं आखिर करता कौन है, ये जानने के लिए एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाई जाती है, जिसका हिस्सा हमारी मुख्य किरदार यानी इयॉन होती है। तो इयॉन कोशिश करती हैं पैलेस में घुसने की और पता करने की कि क्या हो रहा है। तो बहुत डिटेल प्लॉट है, तो हम बहुत पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं आपको मूवी की थोड़ी सी एंड का बताऊंगा कि क्या होता है। तो बेसिकली एंड में होता ये है कि उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो राजा बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और वो एक्चुअली में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इलाज ढूंढा जाए इस वायरस का। और पता ये चलता है कि दरअसल ह्यूमैनिटी को 400-500 साल पहले एक ऐसी बीमारी ने ख़त्म किया था जिसके चलते लोगों को बच्चे नहीं हो रहे थे। और हुआ ये कि बच्चे ना होने के कारण पॉपुलेशन ख़त्म होती गई। और जो हमारे राजा है वो उस समय पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे 400 साल पहले। उन्होंने एक तरीका खोजा था जिसके चलते लोगों के डीएनए से क्लोन बनाए जा सकते हैं, और उस क्लोन को अगर आप फीमेल में डालेंगे तो वो बेबी पैदा हो जाएगा, यानी कि बिना संभोग के बच्चे पैदा हो सकते हैं। इस तरह की एक डिस्कवरी वो साइंटिस्ट करते हैं। आपके ही खून से, आपके डीएनए से, मतलब
आपके शुक्राणु से नहीं, आपके डीएनए से, आदमी और औरत के शुक्राणु के बिना सिर्फ़ और सिर्फ खून में से इंसान को लैब में बनाकर किसी मादा के अंदर डाला जा सकता है। इस तरह की डिस्कवरी वो करते हैं और लोगों से छुपाते हैं। और बेसिकली 400 साल में ये पूरा एक तंत्र बनाते हैं जिसके चलते वो और उनके एक दोस्त होते हैं, राजा और उनके एक दोस्त होते हैं, जो कि बारी-बारी राजा बनते हैं। कैसे बनते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो होता ये है, जो हमारे पहले राजा होते हैं वो अपने दोस्त का डीएनए निकालते हैं और फिर किसी मादा में अपनी रानी के अंदर वो डालते हैं और उनका जो बच्चा होता है वो उनके दोस्त जैसा होता है। फिर उनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है और वो सारी मेमोरी वो डीएनए के थ्रू, और वो जो कुछ था वो डीएनए के थ्रू मेमोरी पिछली लाइफ की पास ऑन होती है उस बच्चे में। अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो राजा जी मर जाते हैं और राजा जी का डीएनए वापस डाला जाता है एक नए बच्चे में। इसी तरह से एक दूसरे के पूर्वज और वंशज ये दोनों होते हैं। जी हाँ, दोनों दोस्त बार बार एक दूसरे को ही पैदा करते हैं, यानी आप समझ गए होंगे, एक दूसरे के बाप बनते जाते हैं और मेमोरीज ट्रांसफ़र करते जाते हैं और हमेशा आप सारी की सारी पावर को अपने ही हाथ में रखते हैं। किसी और राजवंश को वो आगे आने नहीं देते, क्योंकि देखिए वंश बनेगा कैसे, क्योंकि इंसानों के शुक्राणु और ये सभी काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे नए लोग कैसे पैदा होंगे। तो यही होता है, तो राज सारा यही होता है। अंत में हमें बताया जाता है कि दरअसल बहुत ही बड़ी साजिश है और लोगों को बच्चे एक्चुअल में हो नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट उनको बच्चे देती है। यानी कि ऑलरेडी अगर समझिए कोई मर चुका है तो उसी का डीएनए गवर्नमेंट निकालती है, दोबारा से उसे किसी और प्रेग्नेंट कपल को देती है और फिर वो बच्चा, वो इंसान जो उस मेमोरीज़ वो लाइफ जीकर निकला है, वो दोबारा से इस तरह से पैदा होता है और उसे वो पिछली लाइफ की मेमोरीज़ ज़िंदगी भर सताती हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्योंकि वो किसी और माँ बाप से हुआ है तो उसे वो ये सब मेमोरीज़, ये पुनर्जन्म की मेमोरीज़ उसमें क्यों आ रही हैं। तो इसका ये पूरा राज हमें एंड में पता चलता है और एंड में होता है इयॉन और जो वो राजा हैं वो उस सिटी के दीवार को तोड़ देते हैं। कुछ लड़ाई झगड़े में वो दीवार टूट जाती है और बेसिकली हमें पता चलता है कि बाहर का वातावरण अब सेफ़ हो चुका है, लोग बाहर जा सकते हैं और रह सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि इसके चलते ऐसा कोई तरीक़ा दोबारा से बनाया जा सके जहाँ से जो हमारा नेचुरल तरीक़ा था बच्चे पैदा करने का, उसे किसी तरह का रिवाइवल मिले। और उम्मीद ये की जा रही थी कि इसकी सीक्वल बनाई जाए और कुछ इसमें बताया जाए जहाँ पर हमारा जो नेचुरल जो रिप्रोडक्शन है, जो नर और मादा के शुक्राणु से जो होता है, वो वापस से उसको रिवाइव किया जाए। तो एंड में ये रिवाइव तो नहीं होता है, लेकिन जो लोग हैं वो सिटी के बाहर आते हैं, यानी कि बेसिकली एक सिग्नल दिया जाता है कि आगे उम्मीद है, अभी भी इंसान रह सकते हैं, वापस पुराने अपने जो हमारा लाइफस्टाइल था वहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरह की ये मूवी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शुरू में मैंने सिर्फ इसके एक्शन पर बात की, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत पेचीदा है, आपको एक ही बार में समझ नहीं आएगी। और जिस तरह से बताई जाती है, सस्पेंस वगैरह जो होता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग वे में इसको फिल्माया गया है। तो इसलिए ये एक फ़न मूवी है, बहुत ही फ़न कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आप 19-20 में इसमें अलग किया जाता अगर, तो ये बहुत बड़ी सुपर हिट भी हो सकती थी या बहुत बड़ी फ्लॉप भी हो सकती थी। वैसे तो ये मूवी फ्लॉप ही हुई थी, लेकिन ये ऐसी स्टोरी है जिसे एग्जैक्टली बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मूवी है। अगर आप देखें हैरी पॉटर और भी ऐसे कई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ हैं जिन्हें एग्जैक्टली उस तरह से बनाया गया है जैसे उनकी ज़रूरत थी। अगर आप देखें हैरी पॉटर की बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी सारे पेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल जो मूवी बनाने वाले हैं वो लोग स्किप कर देते हैं। बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मूवी में नहीं डालते। कई कैरेक्टर्स आपको पता चलेंगे कि स्किप किए जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा जजमेंट की ज़रूरत थी डायरेक्टर्स को, मूवी मेकर्स को, कि कितनी स्टोरी उनको इंक्लूड करनी चाहिए थी और कितनी नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है जहाँ उनको ज़्यादा इंक्लूड करना था वहाँ वो फेल हुए हैं, और जहाँ उनको कम बताना था कि ये, या फिर कैरेक्टर्स को बताना ही नहीं चाहिए था, वहाँ उन्होंने बता दिया है। जिसके चलते ये मूवी एक आप कह लें ब्यूटीफुल मेस इसे कह सकते हैं। देखने में बड़ी सुंदर मूवी है, बहुत ही मस्त एक्शन है, लेकिन स्टोरी ऐसी है आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। कम से कम इसके एक्शन सीन्स ही देख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।